हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, जो कि आपका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा बने जिनको यूज़ करते हुए। दोस्तों, आपने काफ़ी बार अपने डिज़ाइन में काफ़ी मेहनत की होती है, काफ़ी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपने डिज़ाइन बनाए होते हैं, लेकिन जो एक ड्रिबल पे आप जो डिज़ाइंस देखते हैं लोगों के पोस्ट किए हुए, वैसा लुक एंड फील नहीं आ रहा होता। बहुत कुछ कर लेने के बाद में भी आपके डिज़ाइन एक क्वालिटी के साथ नहीं बन के निकलते हैं। इसका रीज़न यही है कि आपने कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कुछ वे हैं जो कि आपने फॉलो नहीं किए होते हैं। उसी की वजह से आपके डिज़ाइंस अच्छे नहीं बनने वाले होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपके सामने आज जो चीज़ें लेके आया हूँ वो है 12 जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, टॉप के डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे हैं जैसे कि टाइपोग्राफी, कलर्स, इमेजेस, नेविगेशन वगैरह। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत ही कॉमन से प्रिंसिपल है जो हमेशा आपको फॉलो करने ही करने चाहिए। लेकिन अलग अलग तरह के जो एक्सपीरियंस्ड यूआई डिज़ाइनर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करके बता सकती है कि टॉप के 12 कौन से हैं। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मैं आपके लिए ले आया हूँ काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद में और मेरा 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद में टॉप के 12 डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जिनको यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपके डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे बनने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो पहले 6 हैं वो हैं जैसे कि पर्पज़ क्या है। तो आपको जब भी आप डिज़ाइन बनाने लगते हो तो आप ये नहीं ध्यान में रखते कि मेन पर्पज़ क्या है, मेन एम क्या है, यूज़र किस वजह से आपकी इस वेबसाइट पे आएगा, उसे क्या चाहिए, वो किस तरह की चीज़ें परफॉर्म करने वाला है आपके डिज़ाइन पे। तो आप वो चीज़ करते नहीं हैं, आप जस्ट ये देखते हैं कि मेरा डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बनना चाहिए, ड्रॉप शेडोज़ बना के और ये सब चीज़ें करके। तो वहीं आप मार खा जाते हैं, क्योंकि आपका डिज़ाइन अगर भले ही अच्छा बन भी गया हो किसी वजह से, फिर भी जो यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे जब आएंगे तो वो प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। तो जो पर्पज़ है वो आपको पता होना चाहिए। वैसे इन एक एक चीज़ के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में इसी वीडियो में हम पूरा अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं विद एग्जांपल्स, प्रॉपर प्रेजेंटेशन में। तो बने रहना है आपने इस वीडियो में, स्किप नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया, यहीं छोड़ दी या बीच में छोड़ के चले गए, तो फिर आपके माइंड में फिर वही क्वेश्चन रहेंगे कि भाई मेरे डिजाइन्स अच्छे क्यों नहीं बनते हैं। तो आज मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। तो 6 ये हैं और 6 ये वाले हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी है, एफ डिज़ाइन पैटर्न्स है, वाइट स्पेस, कंट्रास्ट, लोड टाइम जो स्पीड है और मोबाइल फ्रेंडली है। तो ये सारे जो 12 जो डिज़ाइन प्रिंसिपल है उनके अंदर जो 6 वाले हैं, जो फर्स्ट 6 हैं 1 to 6, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी बन जाने वाली है। और जो नेक्स्ट 6 हैं जो कि नंबर 7 to नंबर 12 तक हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं ये वीडियो। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न, क्रिएट एंड अर्न। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है पर्पस, जिसका मतलब है कि मकसद। अ गुड वेब डिजाइन शुड बी क्रिएटेड एज पर व्हाट यूजर वांट्स, ना कि अच्छा क्या दिखेगा सिर्फ वो माइंड में लेके आप बना दें। यूजर को क्या चाहिए, उसका मकसद क्या है, वो किस मोटिव से आया है, क्या एम है, यहाँ पे पेज बनाने का क्या हमारा एम है, वो प्रॉपरली आपने माइंड में रखना ही रखना है, तभी आपका डिजाइन अच्छा बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्या यूजर आपके पेज पे कुछ बाय करना चाहता है, या यूजर आपके पेज पे कुछ रीड करने के लिए आया है, नॉलेज लेने के लिए आया है, या आपके पेज पे यूजर जो है वो किसी ऑनलाइन सर्विस के लिए आया है, या फिर वो यहाँ पे आके कोई टूल है और उस पर कुछ सेंड करना चाहता है, किसी को कुछ देना चाहता है या डाउनलोड करना चाहता है, यानी इस तरह की चीज़ों के लिए आया है क्या। तो स्पेसिफिकली जिस तरह के पर्पस के लिए यूज़र आएगा आपकी वेबसाइट पे, उसके अकॉर्डिंग स्पेशल टाइप के डिज़ाइंस बनते हैं। मोस्ट ऑफ यूज़र्स क्या करते हैं, चाहे जो मर्जी टॉपिक का आपके पास प्रोजेक्ट आया हो, चाहे जो मर्जी यूज़र ने करना हो, उसका एम क्या है, उसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, उसकी नीड क्या है, वो सब जाने बिना आप हर बार एक ही टाइप की पैटर्न यूज़ करते हुए आप डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है। आप रिसर्च कीजिए, ड्रिबल पे, बिहांस पे जाइए, अच्छी अच्छी वेबसाइट्स देखिए, तो वहाँ आपको पता लगेगा कि हर ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक आया और आप उस पर कुछ भी बनाने लग गए, ऐसा नहीं है। आप वहाँ रिसर्च करेंगे, आप डिज़ाइंस देखेंगे लोगों के बने हुए, तो उसमें आपको एक पैटर्न समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि शॉपिंग वाली वेबसाइट्स ऑलमोस्ट इस तरह की होती हैं।
अगर कोई कोरा टाइप की वेबसाइट है जिसमें कुछ आर्टिकल्स रीड करने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए आ रहा है, नॉलेज गेन के लिए आ रहा है, तो उनका लेआउट और लुक एंड फील बिल्कुल अलग होती है। तो आपने मिक्स नहीं करनी है इन चीज़ों को, तो ये आपने प्रॉपरली समझना है। उसके बाद आ जाता है कलर्स। तो अ गुड कलर पैलेट लीड्स टू अ गुड यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर जब आपके वेबसाइट को या आपकी ऐप को यूज करेगा तो वहां पे उसका एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है, वो किस तरह से उसको यूज कर पाएगा, किस तरह से उसको समझ पाएगा, जिस पर्पज के लिए वो आया है वो किस तरह से उसको परफॉर्म कर पाएगा आपकी ऐप या वेबसाइट पे, वो कलर्स पे भी डिपेंड करता है। तो जैसे कि कलर्स के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो प्रॉपरली बनाई हुई है, जो वेबसाइट डिजाइनिंग की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें एक वीडियो थी कलर्स के बारे में। तो वहाँ मैंने प्रॉपरली समझाया है कि वाइब्रेंट कलर्स किस तरह से लेने होते हैं और एसेट कलर्स किस तरह से एसेट्स में कलर सेव करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी बटन्स और उनके कलर्स किस तरह से यूज़ करें, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में समझाई हुई है। ऊपर राइट कॉर्नर में आई का सिंबल आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो के लिंक भी मिल जाएगा। तो पहले आप एक बार ये वीडियो प्रॉपर देखें। तो यहाँ पे कलर्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आप मोस्टली क्या करते हैं, जब भी डिज़ाइन करने लगते हैं कोई ऐप या वेबसाइट को, तो जब कलर लेने की बारी आती है तो मोस्टली तो चलो ठीक है कि आपको कुछ लोगो मिल जाता है, उसमें जो कलर्स हैं ब्रांडिंग के वो कलर्स आपने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। अदरवाइज अगर और भी कलर्स आपने यूज़ करने हैं या क्लाइंट ने कोई कलर नहीं दिए, आपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कलर सेलेक्ट करने हैं। तो जैसे किड्स की वेबसाइट है तो कलरफुल वाइब्रेटिंग से कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चुभने वाले कलर्स नहीं करने होते हैं, क्योंकि बच्चे अगर उस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनकी आंखों में वो तेज़ कलर्स नहीं लगने चाहिए। तो सॉफ्ट से कलर्स यूज़ होने चाहिए। तभी तो देखिए पिंक कलर और बेबी पिंक कलर में काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो वो एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से चाहे ग्रीन, रेड, ब्लू, मैजेंटा कोई भी कलर हो, उन सब का एक सॉफ्ट जो कलर होता है, शेड होता है, वो वाले यूज़ करने चाहिए। ऐसे ही अगर रेस्टोरेंट की वेबसाइट है जहाँ खाना वगैरह खा रहे हैं लोग, या इस तरह का कुछ एनवायरनमेंट हमने बनाना है, तो वेबसाइट पे भी उस तरह का लेना पड़ता है जहाँ डिम लाइट्स होती हैं, ब्राउन कलर्स होते हैं, तो वो चीज़ें फॉलो करते हुए हमने बनानी पड़ती है। तो कलर्स एक तो हो गया ओवरऑल थीम की बात, लेकिन मोस्ट ऑफ डिजाइनर्स गलती यहाँ करते हैं कि जो कलर पैलेट खुलती है हमारी टूल के अंदर, जो भी हम टूल यूज़ कर रहे हैं XD या फिर फिग्मा या स्केच, तो उसमें जो कलर पैलेट होता है उसमें ड्रैग करते रहते हैं और अपने मर्जी से कोई भी कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला ग्रीन का शेड ले लेते हैं और ये वाला रेड का ले लेते हैं। ऐसा आपने कभी भी नहीं करना है, करना ही नहीं है, आप ये मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जब भी जिस पर्पज की वेबसाइट बना रहे हैं तो सोचिए कि इस पर्पज की वेबसाइट पहले से किस किस की बनी हुई है, या एप्स पहले से किसकी बनी है, वो किस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हैं। हाँ, हालांकि ब्रांडिंग अपनी अपनी होती है, उसके अकॉर्डिंग कलर्स यूज़ किए होते हैं, लेकिन उनके भी शेड्स वगैरह यूज़ होते हैं। किसमें तेज़ कलर्स यूज़ किए हैं, किसमें लाइट कलर्स यूज़ किए हैं, वो कलर्स आपने बहुत अच्छे से समझने हैं, फिर यूज़ करने हैं। तो जैसे कि आपने एक ग्रीन कलर लिया हुआ था, फिर आपने सोचा कि इसके साथ दूसरा कलर कौन सा लूं, या फिर आपने ब्लू कलर लिया था, अब आप सोचते हैं कि इसके साथ एक और कलर लेना है, वो कौन सा लूं। तो चाहे इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं या वेबसाइट्स बना रहे हैं, या आप कोई भी पम्पलेट ग्राफिक डिजाइनर है, आप प्रिंट मीडिया से कुछ भी बना रहे हैं, तो कुछ भी चाहे आप बनाएं, कलर्स आपने बहुत सोच समझ के यूज़ करने हैं। तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप जो ये एक डायग्राम देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, इसमें कंप्लीमेंट्री कलर्स का एक व्हील है, और यहाँ पे बैलेंस और हार्मनी होती है, यानी कि हर कलर दूसरे कलर के साथ बेस्ट मैचिंग कैसे करता है, कौन से कलर्स हैं जो दो दो का कपल बनाते हैं, जो बेस्ट मैचिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ काफ़ी इफेक्टिव लगेंगे, वो ये वाले हैं। अब इन्हीं कलर्स के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस व्हील के अंदर, ये अगर आप देखें इसको रेड कहते हैं, और इसके सामने बिल्कुल अपोजिट कलर है ये वाला ग्रीन। तो आपने ये दो कलर्स एक साथ अगर यूज करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बना के दे दी कि कौन कौन से ग्रुप बन रहे हैं, यानी कपल्स कलर के सेट बन रहे हैं दो दो का, तो वो आप देख रहे हैं। इसी के साथ में इनके जो ह्यू होते हैं या फिर शेड्स आप इनके यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बैलेंस वे होता है कलर्स को यूज़ करने का। इसके अलावा कलर्स टेक्स्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे कि अगर वाइट बैकग्राउंड है तो आपने कोई भी डार्क कलर यूज़ करना है टेक्स्ट के लिए, ताकि इजीली रीडेबल हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने वाइट कलर के ऊपर ब्लैक कलर लिया हुआ है।
फिर अगर डार्क कोई भी बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर लाइट कलर लें तो वो बहुत अच्छे से रहेगा। अगर आपने इसके अंदर भी कोई डार्क सा कुछ कलर का शेड ले लिया तो फिर वो रीडेबल भी नहीं रहेगा और आपका डिज़ाइन उतना कंट्रास्ट के साथ नहीं दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद आते हैं कुछ बटन्स में, तो वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं वो यूज़ करने चाहिए बटन्स के लिए। तो ये वाइब्रेंट कलर्स कहाँ से लाए? मोस्टली आपने सेल्स पेजेस वगैरह पे देखा होगा, येलो कलर का बटन होता है, कॉल टू एक्शन बटन, जो बाय नाउ के लिए या कुछ इस तरह के जो कॉल टू एक्शन होते हैं वो यूज़ किए होते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो की बात कर रहा था जो मैंने इसी सीरीज़ में पहले बनाई हुई है कलर्स के बारे में, उसमें मैंने आपको समझाया है कि एक अगर क्लाइंट हमें ब्रांडिंग कलर्स दे देता है, ब्रांड गाइड दे देता है, तो उसमें से बटन के लिए कौन सा कलर यूज़ करें, तो वाइब्रेंट कलर यूज़ करना है। अगर उसकी ब्रांड गाइड के अंदर कोई डल सा कलर है वो बटन के लिए ले लें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो नेविगेशन के लिए या स्पेशली बाय नाउ के लिए या रजिस्टर नाउ के लिए या रीड मोर के लिए अगर ऐसा कुछ भी हम कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी ब्रांड गाइड में से हमने ब्राइटेस्ट कलर जो वाइब्रेंट कलर होता है वो यूज़ करना होता है ताकि वो अच्छे से हाईलाइट हो। चलिए, ये तो कलर्स की बातें थी। उस वीडियो में आप प्रॉपरली कलर्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। प्रोजेक्ट में यूज़ करते हुए मैंने दिखाया कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में, टाइपोग्राफी। चलिए, तो टाइपोग्राफी का मतलब है कि फ़ॉन्ट्स को क्रिएटिवली यूज़ करना, और जो फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं जैसे हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट है या बटन में टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वो रीडेबल हो, दूसरे कलर के साथ में कंट्रास्ट लेके आए, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेरिफ फ़ॉन्ट है और ये है सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट में आप देखते हैं कि कुछ कॉर्नर्स इस तरह से निकले होते हैं बाहर, और सेंस सेरिफ जो फ़ॉन्ट होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसमें जो एजेस होती हैं वो बाहर नहीं निकली होती इस तरह से। तो ये बिल्कुल सही रहता है अगर आप डिजिटली कुछ भी रीड कर रहे हैं, यानी स्क्रीन्स में आपने रीड करना है तो आप सेंस सेरिफ यूज़ कीजिए। अगर आप प्रिंटिंग में यूज़ करना है तो फिर आप जो सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ भी चीज़ें लिखी है अपने वेबसाइट या ऐप के अंदर तो वो रीड कर पाए, यूज़र ईजिली रीड कर पाए, उस पेज को छोड़ के ना जाए, उसके लिए आपने फिर फ़ॉन्ट सेंस सेरिफ यूज़ करने होते हैं। अब कुछ फ़ॉन्ट्स, ऐसे कौन से फ़ॉन्ट्स हैं, मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट्स हैं जो डिजिटली रीडिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले एरियल फ़ॉन्ट जो फ्री है, जो पीसी के अंदर ही आपको मिल जाता है, वो फ़ॉन्ट है, वो बेस्ट आता है। उसके बाद ड्रॉइड सेंस फ़ॉन्ट होता है, ओपन सेंस यूज़ कीजिए, या फिर आप फ्यूचरा यूज़ कर सकते हैं, या फिर लैथो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, या वर्धना। तो ये मोस्टली जो फ़ॉन्ट्स हैं वो मैं यूज़ करता हूँ। अगर आपकी ब्रांड गाइड मिलती है उसमें पहले से क्लाइंट ने बता रखा है कि हमारे हेडिंग, सब हेडिंग और ये सब इसी फ़ॉन्ट में चलेंगे, दैट्स इट, आप वो यूज़ करेंगे, आपने दूसरे फ़ॉन्ट के बारे में सोचना नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से रेडी कर रहे हैं ब्रांड किट और आप अपने वेबसाइट में फर्स्ट टाइम उस क्लाइंट के लिए कुछ फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाले यूज़ कीजिए, परफेक्ट फ़ॉन्ट रहते हैं। फिर कुछ लोग जो साइज़ जो होता है इसका फ़ॉन्ट का वो भी सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। वो कैसे? जैसे कि हेडिंग, एक बार आपने हेडिंग ले ली जैसे 35 पिक्सल की, और फिर नीचे पेज में गए वहाँ हेडिंग लेने लगे, फिर से एक नई हेडिंग ले ली, वो 30 पिक्सल की ले ली, तो छोटा बड़ा आप चेंज करते रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना है। हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें आपने पहले ही डिफाइन कर लेनी, और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, सिर्फ पेज नहीं, पूरे प्रोजेक्ट में आपने वही 3-4 जो साइज़ आपने डिफाइन किए हैं ओनली वही साइज़ यूज़ करने हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में डिज़ाइन बिगड़ते सिर्फ और सिर्फ इस वजह से भी है कि आपने जो फ़ॉन्ट्स हैं, या तो फ़ॉन्ट्स बहुत तरह तरह के ले लिए हैं, या फिर आपने जो साइज़ है वो बहुत तरह तरह के साइज़ ले लिए, कहीं छोटा कहीं बड़ा, तो कंसिस्टेंसी नहीं रही है, फ़ॉन्ट साइजेस बहुत तरह के हो गए, या फिर फ़ॉन्ट इटसेल्फ, फ़ॉन्ट बहुत तरह के हो गए। तो ये दोनों चीज़ें ही हैं वो आपके डिज़ाइन को बिगाड़ देती हैं। तो मैक्सिमम 3 साइज़ है वो लेके चलिए, तो वो एज ए टाइपोग्राफी बहुत अच्छा रहता है, आप जो इतने साइज़ लेके चलते हैं। टाइपोग्राफिक में और ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ आप देखेंगे कंपैरिजन। एक्चुअली अगर आपका टेक्स्ट आपके पेज पे है तो डिस्प्ले, ओवरलाइन, हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, ये कौन से होते हैं? तो इस स्लाइड में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। कई बार क्लाइंट बोलता है कि डिस्प्ले वाला जो टेक्स्ट है उसको इस साइज़ का कर दो, या फिर हेडिंग को
या फिर ओवरलाइन को ऐसा कर दूं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में आप ये भी समझ रहे हैं, प्लस आप ये भी देख रहे हैं कि कलर में क्या डिफरेंस आ रहा है, कौन सा डार्क है, कौन सा लाइट है, कौन सा बोल्ड है, कौन सा रेगुलर में है, साइज का क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग, सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, इनके बीच में आपस में जो कंपेयर करें अगर फ़ॉन्ट साइज, तो वो ये वाला होना चाहिए। इसको प्रॉपरली अगर समझें तो ये देखिए, एक नॉर्मली सेक्शन लेके मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हेडिंग है 2 लाइन की, फिर बॉडी टेक्स्ट आ गया और फिर बटन आया, उसके अंदर टेक्स्ट है। तो मान लीजिए मोस्ट ऑफ केसेस में मैंने देखा है डिज़ाइंस, जब मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ डिज़ाइन करते हैं और वो जब शो करते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो हेडिंग है लगभग उसी साइज़ की, बॉडी टेक्स्ट भी होता है या सब हेडिंग भी लगभग उसी साइज़ का ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनमें आपस में जो साइज़ का डिफरेंस और कलर का डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। उसी से यूज़र जो रीडेबिलिटी जो होती है यूज़र की, वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। उससे उसको क्लियर हो जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कम इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ें। अब बटन पे आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए हेडिंग में 48 जो साइज़ लिया गया है, फिर बॉडी टेक्स्ट है वो 18 पिक्सल का लिया है, फिर बटन के अंदर जो फॉन्ट है वो 16 का लिया है। तो बस ये 3 जो साइज़ आप देख रहे हैं, इन्हीं 3 साइजेस को यूज़ करते हुए आप पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं, सारे पेजेस बना सकते हैं या पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एक और लेना पड़ा तो फिर भी ले लीजिए, 4 हो गए चलो, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने साइजेस नहीं लेने हैं, ये आपने प्रॉपरली ध्यान रखना है। अब एक और, ये तो था साइजेस और कलर्स के बारे में, यहाँ पे प्रियोरिटी आपने देखनी है। रीडेबिलिटी जो होती है, प्रियोरिटाइज करना है उसको, किसको यूज़र पहले रीड करे, किसको बाद में यूज़ करे, यानी कि रीड करे। यानी कई बार हम कुछ 2 चीज़ें आसपास ऐसी रख देते हैं, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरी कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ देखिए जिसमें मैंने क्रॉस बनाया है, ये जो बटन है, ये देखिए कैन यू सी मी, ये वाला, यूज़र इससे पहले इसी को ही ज़्यादा देखेगा। अब ये सेकेंडरी चीज़ थी, प्राइमरी तो वो बटन के ऊपर जो लिखा हुआ है वो था, लेकिन उसमें हमने कंट्रास्ट सही नहीं लिया, तो यूज़र का ध्यान ज़्यादा सब हेडिंग पे जा रहा है या फिर जो सेकेंडरी एलिमेंट है या सेकेंडरी टेक्स्ट है उस पे जा रहा है। तो प्रियोरिटाइज भी आपने प्रॉपरली करना है। सेकेंड एग्जाम्पल जो यहाँ पे है, यहाँ देखिए, यहाँ पे द सब टाइटल लिखा हुआ है, तो ये टाइटल है और ये सब टाइटल है। अगर आप यहाँ पे देखें, विजुअल हिरार्की देखें कि सबसे पहले किसे देखना है फिर किसे देखना है, तो इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो प्रॉपरली देख पा रहा है यूज़र, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम इमेजरी पे, इमेजेस। तो इमेजेस की जब भी बात आती है तो सिर्फ आपने फ़ोटो को माइंड में नहीं लाना है। जैसा कि आपने हमेशा सुना ही होगा, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको बोला जाता है कि एक अच्छी इमेज 1000 शब्द कहती है, तो वो हमने हमारे डिज़ाइन के अंदर भी यूज़ करना है। जब भी आपकी वेबसाइट पे या आपकी ऐप पे कोई आ रहा है पर्सन, अगर वो सिर्फ ग्राफिक को देख के, इमेज को देख के ही समझ जाए सब कुछ, उसको रीड ही ना करना पड़े, तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे इमेजेस की बात जब आती है तो हम इमेजरी भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, फोटोज़ भी आती हैं, इन्फोग्राफिक्स भी आते हैं, ग्राफिक्स भी आते हैं और वीडियोज़ भी आ जाते हैं। तो ये सारा इमेजरी है। फोटोज़ में देखिए, आप एक अगर कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें कहीं कहीं आपने रियल इमेजेस यूज़ कर ली, कहीं पे आपने इलस्ट्रेशंस यूज़ कर लिए, तो ऐसा नहीं करना है आपने। पूरा पेज अगर इलस्ट्रेशंस के साथ में है तो कोशिश कीजिए कि सभी जगह पे इलस्ट्रेशंस ही यूज़ करेंगे आप, ग्राफिक्स ही यूज़ करेंगे, ना कि एक्चुअल फ़ोटोज़। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फ़ोटोज़ भी कैसे यूज़ करेंगे, फ्री फ़ोटोज़ यूज़ करनी है तो जैसे पिक्साबे हो गया या फ्री पिक वेबसाइट होगी या ओपन सोर्स वेबसाइट्स होती हैं, उनमें आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस। तो इमेजेस यूज़ करने का भी वे है। अगर आप ड्रिबल, बेहांस वगैरह पे एग्जांपल्स देखें लोगों के पोस्ट किए हुए, तो हर टॉपिक से रिलेटेड अलग तरह की इमेजेस तो ऑफकोर्स होती ही हैं, लेकिन अगर ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग आप इमेजेस लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो फोटोज जब भी आप लेते हैं, अगर आपके ब्रांडिंग के अंदर कहीं पे भी ब्लू कलर है और अगर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं, उसमें किसी की शर्ट ब्लू कलर की है या उसमें कहीं ना कहीं ब्लू कलर आ रहा है सेम वाला, तो वो इमेजेस बहुत अच्छी रहेंगी। देखो, जो आपका डिज़ाइन देखता है उसे पता भी नहीं चलता कि वो डिज़ाइन अच्छा क्यों है, बट वो अच्छा लग रहा है।
नॉन डिज़ाइनर्स जो लोग होते हैं, नॉर्मल पर्सन जो आपका डिज़ाइन देखेंगे वेबसाइट पे, उनको डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा होगा, वो खुश हो जाएंगे आपका डिज़ाइन देख के, यानी कि वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है। उससे पूछेंगे क्यों, तो शायद वो ना भी बता पाएँ, लेकिन उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इन चीज़ों को देखता रहता है, लेकिन उन्हें नहीं पता लगता है। तो वही चीज़ है, उनके ब्रांडिंग के कलर्स अगर इमेज के अंदर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कई बार हम ओवरले कर देते हैं पूरी इमेज के ऊपर, अगर हमारा ब्लू कलर है तो ओवरले कर देते हैं पूरी इमेज के ऊपर हल्का सा ओवरले ब्लू कलर का, तो ब्रांडिंग में वो फोटो मैच हो जाती है। तो ये भी आपने करना चाहिए। फिर इन्फोग्राफिक्स, कभी भी आपने चूकना नहीं है। अगर आपका डिज़ाइन जो बना रहे हैं उसमें जो कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कंटेंट किसी भी तरीके से अलाउ करता है आपको इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट करने में, तो आपने वो ज़रूर करना है। तो इन्फोग्राफिक जो अभी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ऐसा ही नहीं है कि इस बीच में टाइटल, चारों तरफ कार्ड्स के अंदर डाटा आ जाए, आइकन्स, ये नहीं है। एक्चुअल में डाटा को डायरेक्ट पैराग्राफ्स में या ऐसे लिखने के बजाय इस तरह से कार्ड्स में लिखें, कनेक्शन बनाएं, कुछ इस तरह से अगर करेंगे तो वो इन्फोग्राफिक कहलाती है। तो यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन को आप ग्राफिकली सेट करें अपने डिज़ाइन के अंदर। तो आप सेक्शंस बनाते हैं अलग अलग, जैसे वेबसाइट्स में या एप्लीकेशंस में, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर इन्फोग्राफिक बना के की जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी लोगों को। तो वो मौका आपने छोड़ना नहीं है, आपने अपने डिज़ाइन के अंदर इन्फोग्राफिक्स यूज़ करनी है। एग्जाम्पल्स देखने हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएंगे। ड्रिबल बिहांस पे भी देखेंगे डिज़ाइंस के बीच बीच में इन्फोग्राफिक्स यूज़ किए होते हैं। फ्री पिक पे जाइए, शटर स्टॉक पे जाइए, डिपॉजिट फोटोज़ है उस पे जाइए, तो वहाँ पे अगर आप डायग्राम्स लिखते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इस तरह के डायग्राम्स मिलेंगे। तो जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं और आपको कुछ कंटेंट ऐसा दिखा जो कि इन्फोग्राफिक में चेंज किया जा सकता है, तो आप शटर स्टॉक या इस तरह की जो स्टॉक फोटोग्राफी वाली वेबसाइट्स होती है उस पर जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए डायग्राम, 2 स्टेप डायग्राम, 3 स्टेप डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम। इस तरह से अगर आप लिखते हैं, इन्फोग्राफिक्स लिखते हैं, तो आपको आइडियाज़ वहाँ मिलेंगे। उन चीज़ों को आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। चलिए फिर आ जाता है ग्राफिक्स। तो अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये है ग्राफिक्स, और ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आइसोमेट्रिक ग्राफिक्स है जो काफ़ी ट्रेंड में है। फ्लैट वाले भी यूज़ किए जा सकते हैं। मोस्टली हीरो इमेज जो होती है आपके वेबसाइट में, जो टॉप के बैनर पे यूज़ होती है, वहाँ पे मोस्टली इस तरह के ग्राफिक्स यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी यूज़र उस पेज पे आता है, लैंड करता है, तो उसे उस जिस पर्पज़ से वो आया है, यानी कि जो वो वेबसाइट प्रोवाइड करवा रही है सर्विस लोगों को, उससे रिलेटेड अच्छे ग्राफिक्स यूज़ कीजिए। उनके ग्राफिक्स के अंदर कलर्स यूज़ कीजिए उस ब्रांडिंग वाले, तो वो मैचअप होते हैं आपके ब्रांडिंग के साथ भी, और ऐसे नहीं लगता कि कहीं से भी उठा के रख दिए हैं। वो प्रॉपरली बनाए हुए टाइप की फील देते हैं। अगर आपने फिर भी बनाया है तो अच्छी बात है, अगर आपने कहीं से डाउनलोड करके एज इट इज़ रख दिए तो आप उसमें कलर्स वगैरह चेंज कीजिए, ये मत भूलिए, और ब्रांडिंग के साथ मैच कीजिए उस चीज़ को। फिर वीडियोस, बिल्कुल इमेजेस, जो इमेजरी वर्ड यूज़ होता है उसमें वीडियोस भी आ जाते हैं। तो जहाँ पे भी मौका मिले, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो वीडियो ज़रूर लगाइए, जिसमें कि किसी प्रोडक्ट का डेमो हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकती है, किसी चीज़ को समझाने का वे हो सकता है, वीडियो इन्फोग्राफिक्स भी हो सकते हैं। तो वो ज़रूर लगाइए, उससे भी आपके डिज़ाइन में एक नयापन आता है। एक कंटेंट जो इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स वगैरह चले जा रहे हैं, उसमें जगह पे एक आपको एनिमेटेड भी कुछ मिलेगा, वीडियो मिलेगी, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती है। चलिए फिर आ जाते हैं हम नेविगेशन पे। तो नेविगेशन से आप क्या समझते हैं? टॉप राइट में आपकी वेबसाइट पे मेन्यू लगी होती है, या फिर मोबाइल के अंदर हम बर्गर आइकन के अंदर क्लिक करते हैं, साइड से निकल के आई वो मेन्यू हो जाती है, तो वो नेविगेशन है। दैट्स इट, इतना ही नहीं है। नेविगेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नेविगेशन का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आपने ऊपर और साइड में कहीं पे मेन्यू लगा ली, दैट्स इट। यहाँ पे नेविगेशंस का मतलब ये हुआ कि कितना इजीली आपके विजिटर्स या आपकी ऐप के यूजर्स कितना इजीली एक्शंस ले पा रहे हैं, या फिर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर पा रहे हैं, या फिर ये समझ लीजिए किसी एक स्पेसिफिक मिनी टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि अमेजोन पे गए, वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदना का जो एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट बाय नाउ किया, फिर कार्ट में आया, फिर वो पेमेंट दे रहा है, तो ये एक प्रोसेस हो गई। इसी तरह से अगर कोई सर्विस है, सर्विस अगर उसने यूज़ करनी है, उस पर वो आ रहा है, तो सबसे पहले क्या किया, फिर उसने क्या किया, फिर उसने क्या किया, ये जो फ्लो है, ये भी हमने डिज़ाइन करने से पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। तो उसके लिए फ्लो चार्ट्स या फ्लो डायग्राम्स यूज़ करने ज़रूरी हैं। आप जब भी ऐप बना रहे हैं, अगर ऐप बना रहे हैं 2-4 पेज की, तब तो इतना ज़रूरत फिर भी नहीं पड़ता, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में अगर आपके 15-20 स्क्रीन्स हैं, 10-15-20 स्क्रीन्स हैं, या इससे ज़्यादा स्क्रीन्स बना रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट हो या फिर
कोई भी ऐप हो तो उसमें आपने फ्लो डायग्राम जरूर बना लेना है। अदरवाइज क्या होता है, देखिए इसका बेनिफिट फ्लो डायग्राम का सबसे पहला तो ये है, आप अपने प्रोजेक्ट लिया क्लाइंट से और आपने क्विकली देख लिया कि ठीक है इतने से पेज बनेंगे, इतने पेज के आपने बजट भी बता दिया, क्लाइंट ने ओके कर दिया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। बाद में आपको पता लगा नहीं ये प्रोसेस तो गलत थी, इसमें बीच बीच में तो ये भी पेजेस आ जाएंगे, है ना। तो बाद में ये प्रॉब्लम ना आए इसके लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आप क्विकली अगर इस तरह के फ्लो डायग्राम्स बना लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लाइंट और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आप प्रॉपरली समझ जाएंगे, उसको भी समझा देंगे कि टोटल कितने पेजेस बनेंगे, क्या प्रोसेस बनने वाला है, क्लाइंट एग्री है या नहीं है उस चीज़ के अंदर, ये सब चीज़ें हो जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ आप प्रॉपर वे में क्विकली डिसाइड कर सकते हैं कि यूज़र का फ्लो क्या रहेगा, कौन से मेन हेडिंग मीन्स कि मेन लिंक्स होंगे, उनके अंडर में सब लिंक्स कौन से होंगे या सब पेजेस कौन से होंगे, तो वो सारा डिसाइड हो जाता है। ये दो तरह के चार्ट्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट वाले के अंदर ये देखा जा रहा है कि आपकी वेबसाइट के अंदर मेन नेविगेशन कौन सी होगी, उसके अंडर में सब पेजेस कौन से होंगे, यानी कि किस मेन लिंक के अंडर में सब लिंक्स होंगे, मेन पेज के अंडर में सब पेजेस कैसे कैसे होंगे, तो यहाँ आपका डिसीजन हो जाता है। दूसरा फ्लो डायग्राम जो आप देख रहे हैं उसमें येस नो वगैरह देख रहे हैं, तो ये डिसीजन बेस्ड भी होते हैं कि अगर यूज़र ने उसमें येस किया तो क्या होगा, नो किया तो क्या होगा, या फिर जैसे कि लॉगिन है तो फिर क्या दिखाना है, अगर लॉगिन नहीं है तो कौन सी स्क्रीन दिखानी है। इसी तरह से ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टूल बना रहे हैं उसमें हर टाइम यूज़र अलग अलग तरह के एक्शंस ले सकता है, तो उसके एक्शन के ऊपर कौन सी स्क्रीन्स आएंगी बाद में वो डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पे आपने नेविगेशन वगैरह प्रॉपरली यहाँ पे डिसाइड कर लेना होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि यूज़र उलझ जाता है, उसे करना कुछ होता है लेकिन वो कर नहीं पाता, उसे समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ कहाँ पे होगी, या फिर लॉन्ग कट होता है, कहीं और लिंक लगा हुआ है वहाँ से आपको वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए आपने चार्ट्स वगैरह डायग्राम्स बना लेने हैं और परफेक्ट आपका नेविगेशन होना चाहिए। तो नेविगेशन को मैंने अच्छे से समझाया कि एक ऐप को कैसे प्लान किया जाए, तो वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया। काफ़ी पहले की ये वीडियो है, नंबर 6 वीडियो और 7 वीडियो है। इन दोनों में वायर फ्रेम बनाना और डायग्राम्स के बारे में और ये जो चार्ट्स होते हैं ये बनाना मैंने प्रॉपरली समझाया है, एक प्रोजेक्ट को लेते हुए प्रॉपरली समझाया। तो वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिए। अगर जिन्होंने वो वाली सीरीज़ नहीं देखी है एडोबी XD के बारे में, जो मैंने उसमें सीरीज़ बनाई है जिसमें ऐप बनाई है और भी काफ़ी सारे फीचर्स डिफाइन किए मैंने दिखाए हैं एडोबी XD के, जिन्होंने नहीं देखी है वो सीरीज़ जरूर देखिए। चलिए तो लास्ट इस वीडियो का आ जाता है नंबर 6, ये है ग्रिड बेस्ड लेआउट। ये लास्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का पार्ट। दोस्तों बहुत बार आप लोग डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें आपने एक पैराग्राफ रखना होता है, कुछ इमेजेस, कुछ आइकॉन्स रखने होते हैं, कोई 2 कॉलम का सेक्शन होता है, कोई 3 कॉलम का सेक्शन होता है, कोई सिंगल कॉलम में होता है। तो ये कुछ भी कहीं पे भी रख दें, या थोड़ा सा पिक्सल इधर थोड़ा सा पिक्सल इधर, ऐसा नहीं करना है आपने। इसी वजह से आपके डिज़ाइन एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी में नहीं दिखते हैं, एक प्रॉपर फ्लो में नहीं दिखते हैं, बिखरा हुआ सा दिखता है, और डिज़ाइन ओवरऑल जो होता है लुक एंड फील वो बहुत बुरी बनी होती है। चाहे आपने बहुत अच्छे फॉन्ट्स, बाकी सारे आपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स यूज़ कर लिए हों, अगर आपने एक ग्रिड बेस्ड लेआउट नहीं लिया है तो आपका डिज़ाइन 99.99% चांसेस है कि सही नहीं बनेगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में जो नए डिज़ाइनर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ ये गलती करने की वजह से भी उनके डिज़ाइन अच्छे नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने कुछ भी कहीं पे भी रख दिया, ऐसा नहीं करना है। सेक्शंस, कॉलम्स और बॉक्सेस प्रॉपर देखते हुए आपने बनाना है, तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा। चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रिड के बारे में नहीं समझा कि ये है क्या, इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ये स्ट्रिप्स आपके डिज़ाइन में कैसे आएगी, तो ये सारा मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। उस वीडियो में बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग मैंने ग्रिड्स प्रॉपर टेम्पलेट्स डाउनलोड करने तक के लिए मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं। तो आपने ये ग्रिड बनानी, ये स्ट्रिप्स बनानी, ये सब भूल जाइए, आप जस्ट उस वीडियो में जाइए, उसको देखिए, प्रॉपर समझिए और फिर वो किट डाउनलोड कर लीजिए और उसी को यूज़ करते हुए आप हर प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो बूटस्ट्रैप ग्रिड होती है। तो वो एक कुछ उन्होंने रूल बनाए हुए हैं कि इतने साइज़ के अकॉर्डिंग इतने कॉलम बनेंगे और ये इस तरह से। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग ही चले, अपनी अलग से ग्रिड बना सकते हैं, लेकिन चलना ग्रिड के अकॉर्डिंग है।
और डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूँ इसी डिज़ाइन को। तो आप अभी जो डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर एक ग्रिड में बना हुआ आप देख रहे हैं। तो ये एक पेज है जो कि हमने इसी सीरीज़ में पहले की एक वीडियो में पूरी वेबसाइट के सभी पेजेस बनाए थे, उसको प्रॉपर ग्रिड के अकॉर्डिंग बनाया था। अच्छे से हर एक एलिमेंट को, हर एक सेक्शन को बनाते हुए मैंने ग्रिड को समझाया है उस वीडियो के अंदर। उसी का एक पेज है ये, तो उसको मैंने यहाँ पे भी शो किया है, आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का हेडर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा 12 कॉलम्स को यूज़ करते हुए, ये जो स्ट्रिप होती है 12 होती है। अगर डिटेल में जाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी सिर्फ ग्रिड के बारे में। तो आपको बता दूं क्विकली कि ये 12 स्ट्रिप्स होती हैं, बीच में इनके 15 पिक्सल का गैप होता है। तो यहाँ पे जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरे के पूरे 12 स्ट्रिप को यूज़ करते हुए एक सेक्शन बनाया, कुछ भी चीज़ इसके बाहर नहीं है। हालांकि ये जो होता है वो ओवरफ्लो होता है, ये बाहर तक जाता है, जो बैकग्राउंड होता है। फिर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 8 जो कॉलम्स हैं उनको यूज़ करते हुए एक सेक्शन बनाया है। यहाँ पे ये नहीं है कि थोड़ा सा बाहर कर दिया या थोड़ा सा अंदर कर दिया या इसकी ये हेडिंग थोड़ी सी बाहर आ गई, ऐसा नहीं है। अगर आप ग्रिड के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पे 8 इस साइड है और 4 कॉलम्स को यूज़ करते हुए ये वाला सेक्शन छोटा सा एक तरफ बना दिया। फिर नीचे जाते हैं अगर, तो यहाँ अगर आप देखें तो 3 सेक्शंस इसके अकॉर्डिंग बना दिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा ये बाहर निकाल दिया था, या ऐसा नहीं, आपने बिल्कुल इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग ही बनाना है। अगर आपने 3 सेक्शन बनाने तो 4 3 12, यानी कि 4 के आपने 3 सेक्शंस लेने होंगे, तब आपके 12 कॉलम पूरे फिट हो जाएंगे, उनके बीच में इक्वल गैप रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ये वाला गैप और इसके सीध में आ रहा है बिल्कुल। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि अगर मान लीजिए आप ग्रिड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला सेक्शन, कुछ ऐसा सेक्शन बना रहे हो कि जिसमें ये लास्ट वाला ये जो है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या यहाँ बीच में से स्टार्ट हो रहा है, या थोड़ा सा बाहर तक यहाँ तक आके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सिमिट्री ही खत्म हो जाती है। तो यही एक चीज़ होती है जो आप यहाँ देख रहे हैं, यही एक चीज़ है जो इस डिज़ाइन को अच्छा बनाती है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 12 स्ट्रिप्स हैं, नंबर्स भी लगा दिए मैंने यहाँ पे। यहाँ पे हेडर देख रहे हैं पूरे 12 को यूज़ करके बना है। मेन कंटेंट जो है इस साइड में 8 कॉलम्स को यूज़ करके बना है, और इधर 9 से 12 यानी कि 4 कॉलम्स को यूज़ करके बना है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमने प्रॉपरली इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा तो फिर तो क्रिएटिविटी तो गई। मीन्स कि मैं कुछ भी अगर माइंड में डिज़ाइन करना चाहता हूँ, माइंड में लेके आया हूँ, तो वो तो डिज़ाइन नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इन ग्रिड्स को यूज़ करोगे तो भी आप अपने मर्जी से जो मर्जी डिज़ाइन बनाओ, किसी भी तरह का डिज़ाइन बनाओ, हर डिज़ाइन इस तरह से बनाया जा सकता है इन ग्रिड्स को यूज़ करते हुए, और आपका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं एक और। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप वाली ग्रिड यूज़ नहीं की है। इसमें 6 कॉलम्स पहले से डिफाइन कर दिए यूज़र ने, और बीच में गैप छोड़ दिया कि मैंने इतना गैप रखना है तो इक्वल गैप रखना है। ओके, अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर 6 सेक्शन बनाए हैं बिल्कुल पतले पतले विड्थ में, और 6 में डिवाइड कर दिया, इनके बीच में इक्वल गैप है। ये जो इमेजेस हैं वो सारी एक ही साइज की हैं। तो क्योंकि आप ये पैटर्न बना लिया, आपने ग्रिड के कॉलम्स बना लिए, इस वजह से आप ऐसा कर पाए। अगर ये कॉलम्स नहीं होते तो हो सकता था कि आपका एक सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो, एक सेक्शन 3-4 पिक्सल थोड़ा सा कम हो। तो ये चीज़ें आंखों से वैसे तो नज़र नहीं आती है, लेकिन ओवरऑल जब डिज़ाइन को कोई भी पर्सन देखता है तो उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, समझ नहीं आता कि क्या है, लेकिन प्रॉब्लम दिखाई देती है उस डिज़ाइन के अंदर। तो वो चीज़, अब यहाँ देखिए नीचे का सेक्शन ये पूरे 6 के 6 कॉलम्स को यूज़ करके बन गया। यहाँ एक एक कॉलम को यूज़ करके बना था। अगर किसी वजह से आपको यहाँ पे 3 ही पोस्ट दिखानी थी तो इतनी बड़ी इमेज हो सकती थी, ये 2-2 कॉलम को यूज़ करके बन सकता था। तो ये परफेक्ट डिज़ाइन बना है। फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे 3 कॉलम का सेक्शन बने हैं, ऊपर बड़े बड़े 3 कॉलम बना दिए, यहाँ पे 6 कॉलम बना दिए उसी ग्रिड को यूज़ करते हुए, और यहाँ पे 2 ही बनाए हैं। तो देखिए कितना वेरिएशन आ सकता है इन चीज़ों के अंदर। तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे, तो किसी भी तरह से आप ऐसे वर्क कर सकते हो। तो ग्रिड को यूज़ करना नहीं भूलना है आपने कभी भी। तो ये तो 6 जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। इसके बाद जो 7 से 12 तक हैं, कंसिस्टेंसी, एफ डिज़ाइन, वाइट स्पेस, कंट्रास्ट, लोड टाइम, स्पीड और मोबाइल फ्रेंडली, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आपने आज की इस वीडियो में देख लिया, कलर्स, टाइपोग्राफी, इमेजेस, नेविगेशन, ये शायद आपने बहुत बार सुन भी लिया होगा। क्या आपने एफ डिज़ाइन पैटर्न के बारे में सुना है, वाइट स्पेस के बारे में सुना है,
ये नहीं सुने होंगे आपने, मोबाइल फ्रेंडली भी चलो सुना होगा। ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डिज़ाइन प्रिंसिपल सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं बने कि आपका डिज़ाइन लुक वाइज कैसा दिखेगा। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स इसलिए भी बने हैं कि आपने जिस पर्पज़ से वेबसाइट बनाई है, जिस बिजनेस पर्सन को आपने वेबसाइट बना के दी है, वो उस वेबसाइट को यूज़ करते हुए इनकम कर सके, या जो वो माइंड में सोच के वेबसाइट बना रहा है जिस पर्पज़ के लिए, वो पर्पज़ सॉल्व हो सके प्रॉपरली। तो ड्यूरिंग बिफोर द डिज़ाइन, ड्यूरिंग द डिज़ाइन और आफ्टर द डिज़ाइन, यानी जब वो दुनिया के सामने आ गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तब तक ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपके इस पूरे फेसेस में, तीनों फेसेस में हमेशा यूज़ होंगे ही होंगे। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लेनी है आपके लिए। इस सीरीज़ में आगे की जो भी वीडियोस आएंगी वो भी इन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए ही बनाई जाएंगी, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आता रहेगा। ये जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, ये काफ़ी और भी आगे चलने वाली है। बहुत तरह तरह के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ करके देखेंगे, डैशबोर्ड, एडमिन पैनल्स भी बना के देखेंगे, टूल्स भी डिज़ाइन करके देखेंगे, वेब टूल्स होते हैं जिस तरह से, वो भी डिज़ाइन करके देखेंगे। तो वेबसाइट बनाने के अंदर जितने भी तरह की चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, आपके जॉब में जो काम आएंगी, जो कि जिससे कि आप अटके ना कहीं पे भी, वो सब हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं यहीं रोकता हूँ। आगे के 6 पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए आपने जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना चाहिए ताकि वो नोटिफिकेशन आपको आए कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है। थैंक यू। Graphics Guruji. Learn, create and earn.